बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बच्चों, कोरोना से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ठीक है। मुख्तलिफ़ कौमों का सर्वे हुआ कि कोरोना से उन्होंने क्या किया। जब पाकिस्तानियों के बारे आई, पाकिस्तानियों ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात थी। वो ये थी, ज़रूरत कब्र में वबार नहीं है, फिर क्या डरना कोरोना का। कोरोना कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ नहीं है कि इससे डर के जो है बंदा जो है, आप इसका जो है इलाज करना है, इससे डरना नहीं है, इसका मुकाबला करना है। तो मुकाबला करने के लिए आप मास्क लगाएं, हाथ साबुन से साफ़ करें बार बार, जैसे टीवी में बताते हैं, तो कुछ भी नहीं होता। 5 वक्त नमाज पढ़ें, नाक साफ़ करें, मुंह साफ़ करें, कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, कि गैसेस को हम लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं। इस प्रोसेस को लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस कहते हैं। 2 तरीके हैं, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। प्रेशर ज़्यादा कर दिया जाए गैस के ऊपर और टेम्परेचर कम कर दें तो गैसेस जो होती हैं वो लिक्विड में चेंज होती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? बड़ी इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल मेरे ज़हन में आ रही है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। गांव में जो मौलवी होते हैं ना, उनके घर खाना नहीं पकता, ठीक है। मुख्तलिफ़ घरों से खाना जो है उनके घर आता है। जो मस्जिद के इमाम साहब होते हैं वो घर में खाना नहीं पकाते। तो एक मौलवी साहब के दोस्त थे, उन्होंने मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब कदी आराम खादा जी? कहते नहीं यार, एक दिन खादा सी। कहते कैसे? वो अब उसकी डिटेल बता रहे हैं मौलवी साहब। वो कहते हैं कि एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इतनी तेज़ बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और मुझे भूख बड़ी लगी हुई थी। किसी के घर से खाना भी नहीं आया बारिश की वजह से। तो फिर क्या हुआ मौलवी साहब? फिर मैंने अपनी बेगम को कहा, आज घरों ही कुछ पका दो। मेरी बात समझ आई है? आराम खाने का मतलब है घर से पका के खाया। अब यहाँ गैसेस को लिक्विफाई करना भी इसी एग्जाम्पल से जो है, जो मैंने आपको बताई है प्रैक्टिकल लाइफ से, ये रिलेटेड है। कैसे? कि जब हम एक गैस के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा कर देते हैं, एट हाई प्रेशर पे क्या होगा, मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट हो जाती है। क्यों? मॉलिक्यूल करीब करीब आ गए, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब हम क्या करते हैं? सडन एक्सपेंशन करते हैं, यानी इसको लो प्रेशर में एक्सपैंड करते हैं गैसेस को। अब एक्सपेंशन के लिए मसलन देखें, ये एक कंटेनर है, इसमें हाईली कंप्रेस्ड गैस है जिसके मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब करीब हैं, और हाईली कंप्रेस्ड गैस में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लो प्रेशर है और इसके अंदर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर, ठीक है। बाहर लो प्रेशर, इसके अंदर हाई प्रेशर। अब इस नोजल को खोलें, सडनली खोलें, एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन के लिए ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो मॉलिक्यूल में क्रिएट हो गई हैं, इनको ब्रेक करना है। टू ब्रेक दीज फोर्सेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सारे फोर्सेस इतनी क्रिएट हो गई हैं ज़्यादा कि उनको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, बट दिस एनर्जी इज नॉट प्रोवाइडेड। द एनर्जी इज नॉट प्रोवाइडेड। ये बिल्कुल ऐसे है कि मौलवी साहब के घर खाना कहीं से नहीं आया, भूख बड़ी सख्त लगी हुई थी उनको, तो उन्होंने क्या कहा, बेगम आज घर से ही कुछ खाना बना दो। इन मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इतनी ज़्यादा है कि इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी हम देते ही नहीं। तो फिर क्या होता है, जो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के अंदर भी अल्लाह ताला ने एनर्जी रखी है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज़ यूटिलाइज, कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई हैं, ये क्या करेंगे,
इन अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए अपनी एनर्जी यूज़ करेंगे। जब उनकी अपनी एनर्जी यूज़ होगी तो टेम्परेचर फॉल करेगा, क्योंकि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की। इट इज़ द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, दैट इज टेम्परेचर। तो जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी लो हो गई तो टेम्परेचर जो होगा ये भी लो होगा, यानी इसके अंदर टेम्परेचर खुद ब खुद लो होना शुरू हो जाएगा। जब टेम्परेचर लो होगा तो जो गैस इसके अंदर रह जाएगी कुछ तो बाहर आएगी, लेकिन जो गैस इसके अंदर रह गई वो लिक्विड में चेंज होगी। क्लियर है कि नहीं? आप एक शरारत करें, क्या करनी, लेकिन ये शरारत जो है कहाँ पे करें? किसी जो है ना, ये जो टायरों में हवा भरते हैं ना, उसकी शॉप के करीब अपने दोस्त के साइकिल के साथ करें या बाइक के साथ करें। क्या शरारत करनी? फिर आप कहेंगे सर जो है ये बताते हैं, सर शरारतें भी बताते हैं हमें, कैसे सारे हमारे। मैं आपको सिर्फ ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के लिए ही शरारत बता रहा हूँ। अब क्या करें, अपने दोस्त की बाइक या साइकिल से एकदम हवा निकाल दें, यानी उसके अंदर प्रेस करें, वाल्व होता है ना, उसके अंदर कोई माचिस की तीली से प्रेस करें, गैस सारी बाहर आ जाएगी। उसके बाद आप रिम को हाथ लगाएं तो आपको ठंडा लगेगा। हुआ क्या कि जब आपने गैस निकाली, मॉलिक्यूल में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, मॉलिक्यूल्स ने अपनी एनर्जी यूज़ कर ली, टेम्परेचर डाउन हुआ। टेम्परेचर डाउन होने से वो जो रिम है जिसके ऊपर वो टायर होता है वो ठंडा हो जाएगा। आप हाथ लगाएंगे वो ठंडा हो। तो इस प्रोसेस से, यानी इस टेक्निक से क्या करते हैं, गैसेस को लिक्विफाई करते हैं। पॉइंट समझ आ गई? यही चीज़ जो है रेफ्रिजरेटर में होती है, यही चीज़ जो है ये जो घरों में सब गर्मियों में आप लोगों ने एसी लगाए होते हैं, ठंडा हो जाता है कमरा, ये प्रोसेस भी उन्हीं के अंदर होता है कि उनके अंदर एक गैस होती है, फ्यूरन गैस कह लें, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ये होती है, कंप्रेसर भी उसके अंदर होता है। वो कंप्रेसर उस गैस को कंप्रेस करता है और फिर उनकी जो एक्सपेंशन होती है उस फ्रिज के अंदर होती है। अब वो अगर आप फ्रिज को या ये जो एसी होते हैं इनको देखें तो इनके अंदर छोटी छोटी जो हैं ट्यूब्स होती हैं कॉपर की, उन ट्यूब्स के अंदर ये प्रोसेस होता है। अब वो क्या होगा, एक्सपेंशन से ठंडी हो जाएंगी ना। जब वो ठंडी होंगी तो उनके एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें होंगी वो भी ठंडी हो जाएंगी। अब जो पाइप फ्रीज, ये जो एसी होता है उसके अंदर वो जो पाइप होते हैं जिनमें ये प्रोसेस होता है एक्सपेंशन का, वो ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, जब वो ठंडे होते हैं तो कमरे की जो हवा है एक साइड से एंटर होती है और ऊपर वाली साइड से वो बाहर आ रही है, यानी ऊपर वाली साइड से सॉरी एंटर होती है और नीचे जो होता है वो वहाँ से जो है ओपनिंग होती है नीचे, उससे वो जो है हवा कमरे की वो बाहर आती है। एसी जब लगाते हैं कमरा बंद कर देते हैं। अब कमरे की जो हवा है उन ठंडे पाइप्स के अंदर से हो के आती है जिससे वो ठंडी हो जाती है, तो आपको गर्मियों में सर्दियों का मज़ा आ जाता है। पॉइंट समझ आ गया? देखिए, इंसान ने अपनी अकल इस्तेमाल करके गर्मियों को भी सर्दियों में चेंज कर दिया। यानी बाज़ लोग गर्मियों में एसी लगाकर कंबल लेकर सोते हैं, तो उनमें भी यही प्रोसेस होता है कि कंप्रेसर जो है वो क्या करता है, उस गैस को जो उसके अंदर होती है कंप्रेस करता है और फिर उस गैस की सडन एक्सपेंशन होती है। उस सडन एक्सपेंशन से टेम्परेचर डाउन होता है और पाइप जो होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं। अब वो पाइप जो है अगर फ्रिज के अंदर है तो आपने उसको क्लोज करके रखा होता है तो उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो ठंडी होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, जो ख़राब नहीं होती। और ये जो एसी है इनमें भी ये प्रोसेस होता है। क्लियर हो गया जी? गैसेस की लिक्विफिकेशन ऐसे होती है कि व्हेन हाईली कंप्रेस्ड गैस इज सडनली एक्सपेंडेड, कूलिंग टेक प्लेस। दैट कूलिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। वो कूलिंग इतनी हो जाती है कि जो गैस उस कंटेनर के अंदर होती है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो दैट इज जॉउल थॉमसन इफेक्ट।
ये जो भी मैंने आपको बताया है, दिस इज Joule-Thomson effect. Joule-Thomson effect, when highly compressed gas is suddenly expanded, cooling take place. This is Joule-Thomson effect. तो Joule-Thomson effect से हम एयर को भी लिक्विफाई कर सकते हैं। जो प्रोसेस इसके अंदर जो मेथड यूज़ होता है वो है लिंड मेथड। इस मेथड से हम एयर को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। ये डायग्राम देखिए, यहाँ से एयर एंटर हो रही है और इधर जो है क्या लगा हुआ है, कंप्रेसर। ये कंप्रेसर, अब कंप्रेसर से एयर जो है यानी उसके ऊपर प्रेशर जो है 200 एटमॉस्फेयर तक कर दिया जाता है। एक चीज़ याद रखें, जब गैस कंप्रेस होती है ना तो उससे टेम्परेचर बढ़ता है, यानी उस टेम्परेचर को डाउन करने के लिए ये स्पाइरल शेप ट्यूब होती है जिसके अंदर से उस गैस को गुजारते हैं, और बाज़ केसेस में तो इसके गिर्द कूलिंग भी कर देते हैं ताकि क्या हो, ये जो गैस कंप्रेस हुई है, हाईली कंप्रेस गैस, इससे टेम्परेचर जो बढ़ा है वो डाउन होना शुरू हो जाए। ठीक है, अब ज़ाहिर एयर में जो है क्या होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, तो वो वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज हो जाते हैं और यहाँ से वो वाटर वेपर जो है ये रिमूव कर दिए जाते हैं, वाटर बन जाता है, यानी वाटर लिक्विड स्टेट में आ जाता है। जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स हैं वो लिक्विड स्टेट में आ गए। इसके बाद में एयर जो है जो कि हाईली कंप्रेस्ड है, ये ख़ास किस्म का कंटेनर है, ये आइसोलेटेड होता है, इंसुलेटेड सॉरी, यानी बाहर से हीट ना आए इसमें। तो इसके अंदर भी ये स्पाइरल शेप इसलिए बनाते हैं ताकि मैक्सिमम एयर जो है इसमें आ सके, स्पाइरल शेप बनाते हैं। ये कॉपर मेटल की होती है, कॉपर मेटल। इसके अंदर हाईली कंप्रेस्ड गैस यानी एयर। अब यहाँ नोजल लगा, इसकी एक्सपेंशन होगी, यहाँ पे लो प्रेशर, ठीक है। अब ये नोजल खुलेगा तो यहाँ से ये एयर जो है बाहर आएगी, एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन यहाँ पे होगी। अब क्या होगा जी, ये जो प्रोसेस आपको बताया कि हाईली कंप्रेस्ड गैस की सडन एक्सपेंशन हो रही है लो प्रेशर रीजन में, तो क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इस प्रोसेस के लिए चाहिए होंगी, तो मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, लिक्विड एयर, यानी टेम्परेचर इतना डाउन हो जाएगा कि ये एयर जो है वो लिक्विड में आ जाएगी। फर्ज करें नहीं हुई तो कोई बात नहीं, इस प्रोसेस को क्या करें, रिपीट कर लें, दोबारा से ये एयर जो है यहाँ से इधर आ रही है, अब यहाँ से इधर जाएगी, ठीक। ये तो फिर कंप्रेसिव प्रोसेस को आप रिपीट करते जाएं बार बार, तो फिर क्या होगा कि आपके पास यहाँ जो एयर है वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। तो दिस इज लिंड मेथड। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आइडियल गैस लिक्विफाई की जा सकती है? अब सबसे पहले तो हमने देखना है कि आइडियल गैस जो है वो लिक्विफाई इस तरीके से नहीं की जा सकती। इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आइडियल गैस हम उस गैस को कहते हैं जिनके मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है, ठीक है, तो उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी नहीं चाहिए होगी। तो इसलिए आइडियल गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। और कुछ गैसेस भी हैं जो आइडियली बिहेव करती हैं, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो हाइड्रोजन एंड हीलियम ये दो गैसेस जो हैं, दीज टू गैसेस कैनॉट बी लिक्विफाइड बाय दिस टेक्निक, यानी जॉल-थॉम्सन इफेक्ट या लिंड्स मेथड। आप हाइड्रोजन को नहीं कर सकते, आप हीलियम को नहीं कर सकते, इसके लिए दूसरे मेथड यूज़ किए जाते हैं। क्लियर हो गया जी?
यानी जॉल थॉम्सन इफेक्ट से वो गैसेस लिक्विड में चेंज की जा सकती हैं जिनके मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो आइडियल गैस, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, ये जो हैं तीनों ये लिक्विफाई नहीं की जा सकती। क्लियर हो गया लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अब पॉप कैन बाज़ार में अवेलेबल होते हैं, उनके अंदर जो लिक्विड होता है उसमें आप कह लेंगे हाईली कंप्रेस कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड स्टेट में है। जब आप उसको खोलेंगे ना तो वो जो कंप्रेस कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें से बाहर आती है। ज़ाहिर है जब बाहर आएगी तो जो है मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करने के लिए मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर जो लिक्विड होगा यानी उस पॉप कैन में जो लिक्विड होगा वो ठंडा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया जी जॉल थॉम्सन इफेक्ट और लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जी आइडियल गैस, रियल गैस, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी ये टॉपिक है। तो पहले हम पढ़ेंगे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी वो क्या है? सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो ये है कि ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल। ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम हीलियम को भी मॉलिक्यूल कहेंगे। क्यों? ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, यानी वो स्पीशीज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो हीलियम का एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन का एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। तो हाइड्रोजन को हम फिर कैसे लिखेंगे? H2 मॉलिक्यूलर स्टेट में आ गई। अब क्योंकि हीलियम जो है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है तो इसको हम फिर कह सकते हैं कि दिस इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक एटम है। हीलियम और हाइड्रोजन जो है ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी गैसेस जो होती हैं ये मॉलिक्यूलर स्टेट में होती हैं। आप ये कह सकते हैं एक्सेप्ट नोबल गैसेस, ये जो हीलियम, नियॉन, आर्गॉन है, या आपने अगर मॉलिक्यूल की टर्म इसके लिए इस्तेमाल करनी है तो आप फिर कहें ये मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल जो है ये उस स्पीशीज़ को कहते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे। तो हाइड्रोजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा किस फॉर्म में? H2 की फॉर्म में। नाइट्रोजन एग्जिस्ट करेगा N2 की फॉर्म में। ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब हीलियम जो है ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये दो एटम मिल के नहीं बल्कि एक एटम इंडिविजुअली करता है, इसलिए हम इसको कहेंगे दिस मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर ये कन्फ्यूजन लगती है तो आप कहें ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल एक्सेप्ट नोबल गैसेस, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैसेस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं। नेक्स्ट तीसरा, गैप बिटवीन मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी आप इसके साथ ये भी लिख लें जिगजैग मोशन, लार्ज गैप लिख लें। मॉलिक्यूल के दरमियान गैप जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, और मोशन जो होती है इनकी जिगजैग होती है, यानी हर डायरेक्शन में मॉलिक्यूल मूव करे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मॉलिक्यूल नहीं मूव करे, ये सारे राइट साइड पे जा रहे हैं, ये सारे के सारे लेफ्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। जिगजैग मोशन है, रैंडम मोशन इसको भी आप कह सकते हो, रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। नंबर 4, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल is negligible as compared to the volume of gas। एक है वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल और वॉल्यूम ऑफ गैस, इसमें क्या फ़र्क है? वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल और वॉल्यूम ऑफ गैस, इनमें क्या फ़र्क है? देखें, वॉल्यूम ऑफ गैस मीन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। एक कंटेनर है, इसमें गैस के मॉलिक्यूल,
इनमें गैप बहुत ज़्यादा है इन मॉलिक्यूल में, तो क्या कहेंगे? दिस इज वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस मीन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ गैस एक ही चीज़ है, क्योंकि गैसेस जो होती हैं हम डिफाइन भी ऐसे करते हैं कि दैट स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ नॉट डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही गैस का वॉल्यूम होगा। ठीक है, एक दफ़ा मैंने एक लड़के से क्वेश्चन किया था, एक कंटेनर जो है उसका वॉल्यूम 10 है, एक कंटेनर, ठीक है, इसका वॉल्यूम 10 क्यूबिक डेसीमीटर है, इसमें गैस ए भी है और गैस बी भी है। मैंने उससे पूछा भाई गैस ए का वॉल्यूम क्या है और गैस बी का वॉल्यूम क्या है, बड़ा सोचता रहा, फिर कहने लगा सर गैस ए का वॉल्यूम 5 है और गैस बी का वॉल्यूम भी 5 है, टोटल 10 है। और मैं कही किस तरह हो गया भाई, तू तो गैस का वॉल्यूम डेफिनेट करता है, गैस की डेफिनेशन क्या है? अब वो शर्मिंदा हो गया, भाई सर गैस की तो डेफिनेशन ये है कि ये वो स्टेट है जिसका तो वॉल्यूम डेफिनेट होता नहीं है। तो फिर मैंने कहा तूने तो कह दिया 10 में जो है 5 इसका है, 5 इसका है, ये तो तूने डेफिनेट कर दिया है। वो शर्मिंदा हुआ, सर फिर क्या होगा? मैंने कहा भाई जो कंटेनर का वॉल्यूम है, ठीक है, वही गैस ए का वॉल्यूम है, वही गैस बी का वॉल्यूम है और वही मिक्सचर का भी है। ठीक है, वो मिक्सचर का भी है, वो गैस ए का भी है, गैस बी का भी। यानी वॉल्यूम ऑफ गैस ए ये 10 क्यूबिक डेसीमीटर, वॉल्यूम ऑफ गैस बी ये भी 10 क्यूबिक डेसीमीटर और वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस ए एंड बी ये भी 10 है। फिर उसको समझ आया, हाँ सर आप सही कह रहे हैं। तो भाई गैस जो है वो स्टेट है मैटर की, ठीक है, जो वॉल्यूम डेफिनेट रखती नहीं है, जिस कंटेनर में डालेंगे जो कंटेनर का वॉल्यूम वही गैस का वॉल्यूम। ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ गैस, लेकिन ये है वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अब मैटर को आप कैसे डिफाइन करते हैं? मैटर क्या है? ये सब्सटेंस विच हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, मैटर क्या है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो मैटर को मैं पूछ रहा था कैसे डिफाइन करते हैं? द क्वांटिटी, ठीक है, विच हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम एंड मैस। ऐसे ही ना मैटर को कैसे आप डिफाइन करोगे? दिस द सब्सटेंस विच हैज़ mass and occupy some space। अब यहाँ क्या आ गया? occupy some space। अब वो जो स्पेस गैस के मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई करते हैं that is called volume of gas molecule। नहीं, space occupied by gas molecule is called volume of gas molecule and volume of container is volume of gas। देखिए, अगर इस कंटेनर के अंदर जितनी भी गैस के मॉलिक्यूल हैं हम उन सब को एक जगह इकट्ठा कर दें तो वो सपोज ये आ जाता है, ये स्पेस, यानी ये मॉलिक्यूल सारे के सारे इस स्पेस पे आ गए, दैट इज वॉल्यूम ऑफ गैस। और ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। और ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, नहीं, वॉल्यूम ऑफ गैस। अब इसको जब आप इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ये तो इतना कम है कि आप इसके साथ इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कह लें या वॉल्यूम ऑफ गैस कह लें। ये बात नहीं समझ आई? मैं आपको एक मिसाल से देता हूँ। एक आदमी खरबों-पति है, उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत है, तो 1 रुपया उसके लिए क्या है? निग्लिजिबल। वो 1 रुपये के लिए उसकी वैल्यू है ही नहीं उसके लिए। वो खरबोपति, उसके पास इतनी ज़्यादा दौलत है तो 1 रुपया उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि एक आदमी है, उसके पास 3 रुपये हैं, अब आप ये नहीं कह सकते उसके लिए कि 1 रुपया उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता। ठीक है, तो अगर कंटेनर तो बहुत बड़ा है, कंटेनर तो बहुत बड़ा है,
तो गैस मॉलिक्यूल को अगर हम इकट्ठा करने छोटी सी जगह पे आते हैं, ये छोटी सी जगह, तो आप कह सकते हो कि ये इसके हिसाब से निग्लिजिबल है। लेकिन अगर कंटेनर ही बहुत छोटा हो तो फिर नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये फॉल्टी है, और ये जो पॉइंट है ये भी फॉल्टी है। कौन सा? देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी मैंने आपको लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में बताया कि जब मॉलिक्यूल बहुत करीब होते हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जब दूर है तो नहीं है। लेकिन इसमें ये बात नहीं कही गई कि मॉलिक्यूल करीब हैं या दूर हैं। देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल दूर हैं या करीब हैं, इसका तो इसमें इस पॉइंट में जिक्र ही नहीं है। तो अगर मॉलिक्यूल दूर हैं उनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, और मॉलिक्यूल्स अगर करीब हैं तब भी जो है उनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। क्लियर हो गया जी? नेक्स्ट आते हैं जी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर is directly proportional to average kinetic energy of molecules। यानी जो टेम्परेचर है वो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल है। अगर मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम है तो टेम्परेचर कम है, अगर मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है? यानी जब आप हीट करते हैं ना, जब आप हीट करते हैं किसी लिक्विड को, तो आप देखते हैं कि उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। आप थर्मामीटर लगाएं ना उसके अंदर, तो आप देखिए कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। क्यों? उस हीट से मॉलिक्यूल जो एनर्जी पिक करेंगे, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाए। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो फिर टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ऐसी क्या बात है? क्योंकि ये डायरेक्टली जो है रिलेटेड है। ये कैसे हो सकता है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ रही है और टेम्परेचर जो है उधर ही? नहीं, जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी तरजी बढ़ेगी तो उसके साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ेगा, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नेक्स्ट पॉइंट, एट सेम टेम्परेचर। मसलन एक कंटेनर, इसमें गैस ए है, एक और कंटेनर इसमें गैस बी है। गैस ए है, इसमें गैस बी, डिफरेंट गैस है, टेम्परेचर सेम। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस ए इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस बी। और पॉइंट समझ आ गया कि अगर टेम्परेचर सेम है, यानी इसमें भी टेम्परेचर और इसमें भी टेम्परेचर क्या है? सेम है। 120 इधर है, 20 इधर, तो जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस ए के मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ भी टेम्परेचर 20 है, तो यहाँ भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस बी के जो मॉलिक्यूल्स की होगी वही जैसी होगी। ठीक है, समझ आ गया? अच्छा, नेक्स्ट जो है एक और पॉइंट भी लिख लें, नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये भी लिख लें कि गैसेस के ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है, यानी गैसेस सेटल डाउन नहीं होती। अल्लाह ताला ने इसमें अच्छी प्रॉपर्टी रखी है, वरना क्या होता, ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती हैं, ये कहते हैं जी सबसे ज़्यादा ऊंची जो बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा है दुबई में जो बनाया उन्होंने। अब मुझे बताएं कि जो सबसे ऊपर वाली मंजिल पे बंदा होगा, क्या वो सांस लेने के लिए बार बार नीचे आएगा? नहीं, उधर आसानी से सांस ले सकता है। क्यों? क्योंकि एयर सेटल डाउन नहीं होती। एयर सेटल डाउन नहीं हुई जब से एयर है हमारी इस एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो वो सेटल डाउन नहीं हुई। यानी ऐसा नहीं हुआ कि सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है इतना अर्सा गुजरने के बाद अर्थ की सरफेस के ऊपर आ गए, ऊपर जो है वैक्यूम हो गया। नहीं, तो ग्रेविटी का इफेक्ट गैसेस पे नहीं होता। ठीक है, तो ये है जी पोस्टुलेट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। कोई रह तो नहीं गया कि मॉलिक्यूल जो हैं उन पर पहला जो पॉइंट है गैसेस पे का जो है, ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, देयर इज़ अ लार्ज गैप बिटवीन मॉलिक्यूल्स, zigzag मोशन है यानी रैंडम मोशन है, देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल as compared to the volume of gas या volume of container. Absolute temperature is directly proportional to average kinetic energy of molecules at same temperature. Average kinetic energy of gases is equal, and there is no effect
ऑफ ग्रेविटी ऑन गैसेस। अच्छा, अब हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी देखी, इसके पोस्टुलेट देखे, तो इसमें से जो फॉल्टी है मैंने आपको बता दिए। फॉल्टी दो है। नंबर 1 कौन सा है? देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ निग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये दो फॉल्ट है। ऐसा नहीं है, मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती है और मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम निग्लिजिबल नहीं है। लेकिन ये कंडीशन है, वो कंडीशन इसमें नहीं बताएगी। कंडीशन ये है कि अगर जो है कंटेनर बहुत बड़ा है, इस कमरे जितना एक कंटेनर है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर सारे इकट्ठे किए जाएं वो कोने की एक साइड पे आएंगे, तो वो साइड जो है इसके साथ कंपेयर करें तो निग्लिजिबल है। वो बात तो ठीक है, यानी कंटेनर जो बहुत बड़ा है, कमरा बहुत बड़ा है, लेकिन अगर बहुत छोटा कर दिया जाए कंटेनर तो फिर मॉलिक्यूल जो है उनका वॉल्यूम होगा। क्लियर होगी? अब हम आइडियल गैस और रियल गैस की तरफ आते हैं कि व्हाट इज़ आइडियल गैस, व्हाट इज़ रियल गैस, और फिर नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस क्या है। तो पहले आइडियल गैस कैसे कहते हैं? आइडियल गैस वो गैस है जो तमाम कंडीशन पे, कौन सी कंडीशन? टेम्परेचर और प्रेशर की, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ ओबे करे। दैट इज आइडियल। दैट गैस विच ओबे चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ at all conditions of temperature and pressure, that is ideal gas। तो रियल गैस क्या होगी? इसके उलट कर, that gas which does not obey Charles law and Boyle's law at all conditions of temperature and pressure, that gas which does not obey Charles law and Boyle's law at all conditions of temperature and pressure, that is ideal gas। अब दो कंडीशन हैं जिन पर रियल गैसेस आइडियल नहीं रहते। ये एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि कौन सी कंडीशन है जिन पर रियल गैस डेविएट करती है। रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट दीज टू कंडीशंस। नंबर 1, हाई प्रेशर, एंड नंबर 2, लो टेम्परेचर। रियल गैसेस डेविएट, देखिए ये जो डेविएट का मतलब है ये क्या है, ये बच्चों को ज़रा समझ नहीं आता। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको ये समझ आ जाएगा डेविएट का मतलब क्या है। एक लड़का है, ठीक है जी, ये सपोज अली है, चलिए नाम नहीं रखते हम, एक लड़का है, ठीक है, क्या है जी, बहुत ओबीडियंट, आइडियल, यानी कभी डिसोबे करता ही नहीं। हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसको 5 रुपए देते हैं और इसके घर के सामने यहाँ पे एक शॉप है, ठीक है, ये इसका घर है, ये शॉप है, इसको 5 रुपये दें, जाके एक टॉफ़ी लेके आ। अब ये जाता है जी टॉफ़ी लेने, यहाँ पे लेके वापस आता है। जब वापस आता है 5 रुपये और देते हैं, एक और ले, फिर जाता है टॉफ़ी लेके आता है, हमें देता है, फिर कहते हैं 5 रुपये ले आते, एक और ले, फिर जाता है, ठीक है, फिर जाता है, वो लेके आ जाता है, तो उसको 5-5 रुपये देते हैं, वो एक एक टॉफ़ी लेके आता है। एक कंडीशन आती, कहता मैं हूँ नहीं जाना, यानी 10वीं दफ़ा जब हम उसको कहते हैं ए ले 5 रुपये, जाके टॉफ़ी ले आ, कहता मैं नहीं जाऊँगा। पहले क्या था, वो ओबे कर रहा था, ओबीडियंट। अब क्या कर रहा है, वो नहीं कर रहा, अब वो डेविएट कर रहा है,
ठीक है, कहता है मैं नहीं जो जाना। देखिए, डेविएट करने की या उसके ना जाने की कोई रीज़न तो होगी ना, क्यों नहीं जा रहा? क्या रीज़न हो सकती है? नंबर 1, वो थक गया है। भाई एक दफ़ा भेजा आपने, दूसरी दफ़ा भेजा, तीसरी दफ़ा भेजा, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं दफ़ा कहता मैं उनको नहीं जाना, यानी वो थक गया है। ठीक है, अच्छा, दूसरी रीज़न क्या होती है ना जाने की? चलें फ़र्ज़ करें वो थका नहीं है, दूसरी रीज़न उसकी इज़्ज़त का मसला है। वो क्या है? वो शॉप पे जाता है, 5 रुपए की टॉफ़ी ले आता है, फिर जाता है, दुकानदार कहता है तू एको बारी क्यों नहीं लै जाता, हर बारी आना एक एक टॉफ़ी 5 रुपए की। ये भी तो बात है ना कि भाई आप एक दुकान पे जा रहे हैं, बार बार कहते हैं जी ये 5 रुपए लेंगे, मुझे चीज़ दे दें, थोड़ी देर बाद फिर जाते हैं, दुकानदार भी कहता कि यार तू एको बारी क्यों नहीं लै जाता, हर बारी आना 5-5 रुपए लैके, जो लेना है एक ही दफ़ा ले जाओ। तो अब उसकी इज़्ज़त का मसला भी है। ठीक है, थक गया है, उसकी इज़्ज़त का मसला है। तो ये चीज़ें ज़हन में रखें ना। अब जो रियल गैसेस हैं ये क्या कर रही हैं? डेविएट कर रही हैं। किससे? आइडियल बिहेवियर से। पहले तो हमें पता होता है ना व्हाट इज़ आइडियल बिहेवियर। ये आइडियल बिहेवियर मैं आपको बता रहा हूँ कि गैस वो आइडियल है जो हर कंडीशन पे ओबे करे बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, वो गैस आइडियल है। रियल जो है ऐसी नहीं है। रियल कुछ कंडीशन पे ओबे करेगी, कुछ पे नहीं करेगी। जैसे ये लड़का जो है जा रहा है, ओबीडियंट है, जाता है, लेकिन अब एक कंडीशन ऐसी आ गई, कहता मैं हूँ नहीं जाना। जब आप प्रेशर हाई करते हैं, ठीक है, प्रेशर हाई करने से वॉल्यूम कम होता है। अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट कर लें, प्रेशर ज़्यादा करें तो वॉल्यूम जो है क्या होगा? आपने पढ़ा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है जी। अब प्रेशर जो है ये और वॉल्यूम इनवर्स है, और प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है दैट इज कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि गैस है कंटेनर में, ये कंप्रेसर पिस्टन लगा हुआ है, सॉरी कंप्रेसर नहीं, पिस्टन लगा हुआ है कंप्रेस करने के लिए। आप इस पे प्रेशर अप्लाई करते हो, पिस्टन नीचे हो गया, पहले ये था, अब ये है, फिर और ज़्यादा अप्लाई किया, यहाँ तक आ गया, तीसरा और अप्लाई किया, यहाँ पे आ गया, चौथा और अप्लाई किया, अब ये और ये बराबर हो गई। यानी अब आप प्रेशर ज़्यादा करते जा रहे हैं, वॉल्यूम कम नहीं हो रहा। जब प्रेशर ज़्यादा करें वॉल्यूम कम ना हो तो इसका मतलब है कि अब गैस बॉयल्स लॉ को ओबे नहीं कर रही। दिस इज बॉयल्स लॉ। पॉइंट समझ आ गया कि बॉयल्स लॉ जो है हाई प्रेशर पे एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गैस जो है उसके मॉलिक्यूल पहले क्या थे जी? दूर दूर थे, ठीक है, अब करीब आ गए और करीब आ गए। अब इतने करीब आ गए कि इनमें फर्दर क्लोजनेस नहीं हो सकती। अब आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक पोस्टुलेट था, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल। अब बताएं ना, क्या ये क्यों नहीं नीचे जा रहा? इसलिए कि वॉल्यूम जो है गैस मॉलिक्यूल का निग्लिजिबल नहीं है। दिस इज रॉन्ग, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल। ठीक है, क्लियर है कि यहाँ गैस कंप्रेस नहीं हुई, यानी बॉयल्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, तो हाई प्रेशर हो गया ये वाली। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो है जी कि टेम्परेचर लो जब किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी लो होती है। क्या होती है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी लो होती है, मैंने आपको बताया था। और जब मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी लो हो जाए तो मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन आ जाती है। क्या आता है? एट लो टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। इसका मतलब है अट्रैक्शन होती है, वो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है इतनी तेज़ हो जाती है कि वो अट्रैक्शन जो होती है वो निगलेक्ट हो जाती है या ऑपरेटिव नहीं होती। लेकिन जब मॉलिक्यूल की मोशन जो है बहुत स्लो हो गई, टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया, अब क्या हुआ? मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन हो गई।
भाई उस अट्रैक्शन से क्या होगा? उस अट्रैक्शन से ये होगा कि जो चार्ल्स लॉ है कि वॉल्यूम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ये लॉ ओबे नहीं होगा। यानी जो हम वॉल्यूम और टेम्परेचर में रेशो देखेंगे वो कांस्टेंट नहीं रहेगी लो टेम्परेचर पे। उसकी वजह ये है कि जब टेम्परेचर लो है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, बाकी इंशाल्लाह हम फिर कल करेंगे। तो ये मालिक्यूल है, ये दूसरा मालिक्यूल है, बहुत तेज़ तेज़ ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। क्यों? इनका टेम्परेचर ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। मालिक्यूल, अब टेम्परेचर हो गया काम, मालिक्यूल ऐसे ऐसे। अब जब ये इस तरह से घूमेंगे ना तो इनमें अट्रैक्शन होगी, और इस तरह से घूमने से अट्रैक्शन ख़त्म होगी। लेकिन जब ये स्लो स्लो मूव करेंगे तो इनमें अट्रैक्शन होगी। अब उस अट्रैक्शन से इनको इधर होना चाहिए, जो चार्ल्स लॉ है उसके मुताबिक मॉलिक्यूल्स को इधर होना चाहिए, यानी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए। लेकिन अट्रैक्शन की वजह से ये और करीब आ जाएंगे। तो फिर जो वॉल्यूम आप एक्सपेक्ट करेंगे ना, वो वॉल्यूम, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम जो है और एक्चुअल वॉल्यूम, उसमें फ़र्क आएगा। एक्चुअल जो होगा वो एक्सपेक्टेड से कम हो जाएगा ड्यू टू दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मालिक्यूल में ऐसे होना चाहिए, लेकिन अट्रैक्शन की वजह से ये मालिक्यूल करीब आ गए, तो एक्सपेक्टेड ये था, एक्चुअल ये आ गया। क्यों आया ये? क्योंकि मालिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये याद रखें कि रियल गैसेस जो हैं हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे डेविएट करेंगे। ये चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ ओबे नहीं करेंगे। हाँ, अगर टेम्परेचर हाई कर दिया जाए, हाई टेम्परेचर हो, ये क्वेश्चन जब आता है ना तो गौर से देखना है क्या कंडीशन लिखी हुई है, और लो प्रेशर कर दिया जाए तो फिर रियल गैसेस आइडियल हो जाती हैं। कैसे? टेम्परेचर मैंने कहा है कि ज़्यादा कर दिया, तो ज़्यादा कर देता टेम्परेचर, अट्रैक्शन ख़त्म। प्रेशर लो कर दिया, प्रेशर लो कर दिया तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर हो गए ना। ये प्रेशर ज़्यादा है, अब आपने प्रेशर कम कर दिया, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर हो गए। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होंगे, देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, समझ आ गई बात? तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। किसके साथ? ये जो नॉन आइडियल बिहेवियर है, इसको सामने रखते हुए जो जनरल गैस इक्वेशन है उसमें थोड़ी सी जो है करेक्शन की गई है प्रेशर की और वॉल्यूम की। तो कल हम उस पर डिस्कस करेंगे कि जो PV इज़ इक्वल टू nRT है, दिस इज जनरल गैस इक्वेशन। PV इज़ इक्वल टू nRT, जनरल गैस इक्वेशन। इसमें प्रेशर है और वॉल्यूम है। ये इक्वेशन उस सूरत में अप्लाई होगी व्हेन देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल। लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होती हैं, गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल क्या होता है? वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता। तो इसकी करेक्शन जो है वो ये है, दैट इज़ वॉन डेर वाल इक्वेशन, P प्लस A n स्क्वायर V स्क्वायर, V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। दिस इज वॉन डेर वाल इक्वेशन। तो कल हम ये चीज़ जो है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।